हेलो एंड वेलकम टू द क्लिफ क्लासेस। तो आज से हम शुरू करें ये कंप्यूटर सिस्टम जो कि क्लास 11 की एनसीईआरटी है वो पढ़ रहे हैं। दिस इज़ द पार्ट 1 जिसमें हम सारे बेसिक्स देखेंगे एंड जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम सारे सॉफ्टवेयर से लेकर जो भी पार्ट 2 है वो देख लेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। देखो, कंप्यूटर आप सभी ने देखा होगा क्या होता है। कंप्यूटर कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस होती है जिसमें आप इनपुट डालते हैं एंड यू गॉट द आउटपुट। ठीक है, फिर कंप्यूटर जो है इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मेमोरीज होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं एंड स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। आज के बेसिक्स में हम यही करेंगे। सीपीयू, सबसे पहले जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये क्या होता है? ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, या फिर एक स्टेटमेंट में ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। एंड एक सीपीयू जो है, सीपीयू कैसे कैसे बनता है, मतलब देखो इसमें माइक्रोचिप्स होती हैं जिनको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। एंड ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं ये सेमी कंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं। मतलब देखो, एक सीपीयू है, मान लो बहुत सारी इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स में ट्रांजिस्टर्स या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इससे मिलके हमारा सीपीयू बनता है ना। इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं ये सेमी कंडक्टर मटेरियल की बनी होती हैं। अब एक सीपीयू कुछ इस तरीके से दिखता है कि इनपुट डिवाइसेस होती हैं। फिर ये जो सीपीयू है इट कंप्राइजेस ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू, ये थोड़ा अलग होती है। ठीक है, फिर इन सब से मिलके ये सब चीज़ें जब प्रोसेस हो जाती हैं तो हम आउटपुट देते हैं। देखते हैं, देखो जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू देते हैं या फिर डेटा के थ्रू देते हैं, मान लो वी आर गिविंग दी इंस्ट्रक्शंस, तो उन पर अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। और जो भी रिजल्ट आता है वो मेमोरी में स्टोर होता है। कौन सी मेमोरी में? इस प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। फिर हमको एक्सेस मिलता है उस पर, है ना। कोई भी तुमने डेटा दिया उस पर अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, ये सारे मतलब अर्थमेटिक चीज़ें परफॉर्म होंगी, लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। फिर जो रिजल्ट आएगा वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होके आपको आउटपुट दिखने वाला है। फिर वाइल प्रोसेसिंग, जब प्रोसेस होता है, आपने डेटा डाला फिर प्रोसेस होगा, तो जो भी सीपीयू स्टोर करता है डेटा उस टाइम पे, मतलब वो एकदम से तो बाहर आउटपुट नहीं निकाल देगा, वो कुछ प्रोसेस करेगा। तो उस प्रोसेसिंग के टाइम पे जो भी डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो उसकी लोकल मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, विच इज कॉल्ड एज द रजिस्टर्स। उनको रजिस्टर बोला जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ठीक है, अब ये रजिस्टर जो है वो सीपीयू चिप जो होती है उसके पार्ट होते हैं। इसकी साइज लिमिटेड होती है और नंबर भी लिमिटेड होते हैं। देखो, ये वाली चीज़ें थोड़ी सी याद रखना है ना, ये आपको इंस्ट्रक्शंस में आ सकती हैं। डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं। यदि आपसे बोल दें कि क्या एक ही रजिस्टर होता है, नहीं, डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे स्टोर के लिए अदर रजिस्टर होगा, एड्रेस के लिए अदर रजिस्टर होगा और इंस्ट्रक्शंस के लिए अदर रजिस्टर होगा। ठीक है, रजिस्टर के अलावा सीपीयू में दो चीज़ें और होती हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो अर्थमेटिक चीज़ें परफॉर्म करता है, मतलब जो आपके प्लस माइनस इनटू डिविजन और जो लॉजिक ऑपरेशंस है, जैसे कि इफ दिस इज नॉट लेस देन, मतलब आपने यदि कंप्यूटर पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कैसे लॉजिक ऑपरेशन, इफ दिस ग्रेटर देन दिस देन रिजल्ट इज दिस, इफ दिस इज नॉट देन रिजल्ट इज दिस, ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना, ये थोड़ा एक पूरा प्रोग्राम बनता है। अभी मतलब यू डोंट हैव टू डिग इनटू द डिटेल्स, बट ये याद रखिए कि जो सीपीयू है उसमें अर्थमेटिक टास्क परफॉर्म होते हैं, लॉजिक टास्क परफॉर्म होते हैं। और जो कंट्रोल यूनिट होता है इसका, वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है कि सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन हो, जैसे इंटरप्रेट कमांड करना या फिर जो डेटा फ्लो है वो बना रहे। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि वेन एवर यू आर गिविंग सम इंस्ट्रक्शंस तो एक सीक्वेंस में होते हैं। ये चीज़ें आपको पता नहीं चलती हैं, कुछ ही सेकंड्स का अंतर होता है, बट सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में या फिर पैरेलल भी एग्जीक्यूशन होता है। एंड इन सब चीज़ों का साइमल्टेनियसली प्रोसेस होने के बाद आपको रिजल्ट मिलते हैं। सीपीयू को पॉपुलरली क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। फिर अभी हमने देखा कि इनपुट डिवाइसेस होते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कि जो भी आपने डेटा या फिर जो भी चीज़ें परफॉर्म हो रही है वो सीक्वेंशियल तरीके से हो। फिर जो भी डेटा आपने डाला है उस पर अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। जो भी प्रोसेसिंग के टाइम पे जो भी डेटा
मतलब जो भी डेटा और जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, वो होते हैं एक लोकल मेमोरी में। दैट लोकल मेमोरी इज कॉल्ड एज द रजिस्टर। और रजिस्टर एक ही नहीं होता है, रजिस्टर बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, ये आपको समझ आएगा, इतना हमने पढ़ लिया है। फिर इनपुट डिवाइसेस, देखो इनपुट डिवाइसेस क्या है कि अ, यदि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, यदि आपने वर्ड चलाया होगा, ठीक है, वर्ड चलाते हो आप, मान लो आपने वर्ड ओपन किया है एंड यू हैव ओपन दैट वर्ड, और आपने कुछ इनपुट दिया है, इनपुट दिया है, और मान लो आपने इनपुट दिया और आपने जो फाइल है उसको स्टोर नहीं किया, यू हैव नॉट स्टोर दैट फाइल, और इतने में आपकी लाइट चली गई, ठीक है। तो लाइट जाने के बाद जब जब वो डेटा रिट्रीव होगा तो वो जा चुका होगा, क्यों, क्योंकि आपने स्टोर ही नहीं किया। या फिर यदि वो स्टोर हुआ होगा तो वो कहाँ हुआ होगा, वो रैम में स्टोर हुआ होगा, क्यों, क्योंकि वो टेम्पररी है। तो जो भी आप डेटा एंटर करते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, वो टेम्पररी रैम में स्टोर होता है, वो सेकेंडरी डिवाइसेस में स्टोर नहीं होता है अंटिल एंड अनलेस यू हैव सेव्ड इट, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे क्विक एक्सेस आपका हो जाता है। और बट क्या होता है, अभी मैंने बताया कि वो जो डेटा है वो लूज भी हो सकता है यदि आपकी पावर कट हो जाती है। तो यदि आप परमानेंट और फ्यूचर यूज़ के लिए किसी भी डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में करेंगे, जैसे कि हार्ड ड्राइव होता है, एसएसडी होता है, सीडीज होते हैं और यूएसबीज होते हैं। तो अभी क्या पढ़ा, मेन मेमोरी मतलब जो टेम्पररी स्टोरेज है, बाकी जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसका मतलब है कि परमानेंट स्टोरेज। ये थोड़ा सा मिसनोमर है कि मेन मेमोरी मतलब रैम। फिर इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होती है, स्कैनर होता है, वेब कैमरा होता है, और माइक्रोफोन भी होता है। फिर आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, देखो आउटपुट डिवाइसेस वो जैसे आपने डेटा डाला, कुछ प्रोसेसिंग होगी और कुछ आउटपुट आएगा, तो वो आउटपुट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो जिससे आप उसको रीड कर सकें। तो वो कहाँ प्रोजेक्ट होगा, वो मॉनिटर पे हो सकता है, प्रोजेक्टर पे, हेडफोन्स पे, स्पीकर पे, या फिर प्रिंटर पे। और जो ब्रेल डिस्प्ले होती है ना, ब्रेल मतलब जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए एक ब्रेल डिस्प्ले अलग से आती है। फिर कुछ प्रिंटर्स होते हैं जैसे कि इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, ये प्रिंटर्स हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में। फिर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लेते हैं। देखो ये सीक्वेंस में भी आ सकता है, बाकी इनके जो इंडिविजुअल अचीवमेंट्स हैं उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना है। सबसे पहले 500 बीसी में आया हमारा अबेकस। अबेकस बेसिकली एक कंप्यूटर डिवाइस था जो एक मैकेनिकल डिवाइस था, है ना, दिस वाज द मैकेनिकल डिवाइस, और ये सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता था ओनली, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए था, ठीक है। फिर हमारा 1642 में क्या आया, ब्लेज पास्कल, जो पास्कलीन है, पास्कलीन ने एक पास्कल मतलब जो पास्कल है, उन्होंने एक पास्कल कैलकुलेटर जिसको पास्कलीन भी बोला जाता है, दिस पास्कलीन कैलकुलेटर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ये करता था, किसके, दो नंबर्स की डायरेक्टली या फिर मल्टीप्लाई डिवाइस ये करता था, ठीक है। और ये कैसे करता था ये सब चीज़ें, ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से ये सारी चीज़ें होती थी, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ना वो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हुआ करता था, ये था पास्कलीन। फिर एनालिटिकल इंजन 1834 में जो एनालिटिक इंजन है वो चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट करा। एंड इससे क्या हुआ, दिस दिस एनालिटिकल इंजन ये हमारा बेस बन गया मॉडर्न कंप्यूटर का। अब यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से क्या मॉडर्न कंप्यूटर का बेस था, पास्कलीन, अबेकस या फिर एनालिटिक इंजन था, और किसने इन्वेंट करा था इसको, चार्ल्स बेबेज ने। ये भी एक मैकेनिकल कंप्यूटर डिवाइस था जो कि इनपुट लेता था, प्रोसेस करता था, और मतलब आउटपुट देता था डिस्प्ले पे। फिर 1890 में आया हमारा टेब्यूलेटिंग मशीन। टेब्यूलेटिंग मशीन जो है वो हर्मन हेलोरिथ होलेरिथ, ठीक है, ये मिस्टर हर्मन हैज इन्वेंटेड दिस टेबुलेटिंग मशीन, एंड ये पहला स्टेप था टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग। किसने किया था, मिस्टर हर्मन ने। इसमें क्या होता था कि इट वाज द टेबुलेटिंग मशीन फॉर द समराइजिंग द डेटा स्टोर्ड ऑन द पंच्ड कार्ड। मतलब जो पंच्ड कार्ड में डेटा स्टोर होता था उसको समराइज करने का काम ये टेबुलेटिंग मशीन करती थी। फिर आ जाते हैं हमारे ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन थी, वॉज
capable of solving the problems by executing the program stored in the punched machine. या फिर punched cards में जो भी information या फिर जो भी whatever has recorded in the punched card, तो वो उसको execute करता था. Then 1945 में एनवेक एंड एनियक, ये जॉन वॉन न्यूमैन ने इंट्रोड्यूस किया था the concept of stored program computer which is capable of storing data as well as the program in the memory. Okay, so NVEC and ENIAC computers, they are developed on this concept. ये क्या करते थे, ये डेटा को स्टोर भी करते थे, प्लस जो मेमोरी है, प्रोग्राम को मेमोरी में भी स्टोर किया जाता था. तो कुल मिला के ये स्टोरिंग डेटा और प्रोग्राम से रिलेटेड था. और जो एनिएक था वो पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जो कि बेस्ड था वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर पे. अभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था और मेमोरी थी, ठीक है, ये चीज़ें थी. फिर आ जाते हैं हमारे ट्रांजिस्टर्स. 1947 में आए हमारे ट्रांजिस्टर्स. जो ट्रांजिस्टर्स हैं, वैक्यूम ट्यूब पहले हुआ करते थे, इन वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस करा, और ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं दे वर डेवलप्ड बाय द बेल लैब, ठीक है. फिर आ जाते हैं हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स. अभी 1970 में पहले हमारे वैक्यूम ट्यूब्स आए ये, फिर आ जाते हैं हमारे ट्रांजिस्टर्स, फिर आ जाती है हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है. ये है हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ये है कुल मिला के ये ना छोटा सा सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. और 1965 में यदि आपसे बोले कि मूर लॉ क्या है, मूर लॉ देखो 1965 में गॉर्डन मूर ने ये प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले समय में हमारे जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं वो डबल होने वाले हैं, बाकी उनकी जो कॉस्ट है वो हाफ हो जाएगी. क्या बोला, जो हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं वो डबल हो जाएंगे, उनकी कॉस्ट जो है वो हाफ हो जाएगी. किसने बोला, मोर ने. यदि आपसे बोले कि मोर लॉ क्या है तो याद रखना ये चीज़. ये हमने देखा एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है. अभी ये है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर इंटीग्रेटेड सर्किट अभी कितने हैं, देखो ये बहुत सारे हो गए अब तो अभी अपने को याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये जो नाम है जैसे कि कोर i7, कोर 2 डुओ एंड पेंटियम, है ना, ये क्या है, दीज आर ऑल माइक्रो प्रोसेसर्स या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यू कैन से. देन एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर याद रखना है. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन में we have used the transistors, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स एंड फिफ्थ जनरेशन में अभी हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. ये देखो ये थोड़े से फैक्ट्स हैं कि जो पहला पर्सनल कंप्यूटर है घर के लिए वो IBM लैब थी, उसने बनाया था 1981 में. फिर एप्पल ने हैज़ इंट्रोड्यूस द मैकिंटोश मशीन इन द 1984, ये वो मशीन है. और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने. फिर 1990s के दौर में वर्ल्ड वाइड वेब आया. फिर उसके बाद सारे ही आपने देखा होगा कि कंप्यूटर हैव लाइक इरप्टेड, बूम्स आ गया कंप्यूटर्स में. अभी जो नेक्स्ट वेव ऑफ डिवाइसेस है वो है IoTs की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देन यूनिट्स ऑफ द मेमोरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो डेटा है हमारा कंप्यूटर में वो कैसे स्टोर होता है, वो जीरो और वन के फॉर्म में होता है. और ये जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है ना, इसको हम बोलते हैं बाइनरी डेटा. बाइनरी डेटा, अभी जो 0 और 1 मिलके क्या बनाता है, 0 और 1 मिलके एक बिट बनाते हैं. और ऐसे ही यदि 4 बिट मिल जाए, ठीक है, 0 और 1 के कोई भी कॉम्बिनेशन होके 4 बिट मिल जाती हैं, तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक निबल. और यदि 2 निबल मिल जाए, मतलब कि 8 बिट्स यदि हो, 8 बिट्स क्या बोलूँ मैं, 4 बिट्स यदि हो, ठीक है, 4 बिट, क्योंकि एक बिट इक्वल टू 2 डिजिट कौन से होते हैं, 0 और 1 के. तो 4 बिट यदि मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है, तो 1 बाइट बन जाता है. और नहीं तो 2 निबल मिले तो निबल में क्या होता है, 4 0 और 1 के कॉम्बिनेशन होते हैं. थोड़ा सा इनको याद रखना है. तो सबसे छोटा क्या होता है, बिट, फिर होता है निबल, फिर होता है बाइट. तो BNB याद रखना है. फिर हमारा आ जाता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट. ये तो मैंने थोड़ा सा इसका ये
वो बनाया है निमोनिक कि काम गॉट पिज्जी, मतलब ये है किलोबाइट, दिस इज मेगाबाइट, देन आ जाता है हमारा गीगाबाइट, देन टेराबाइट, देन पेटाबाइट, हेक्साबाइट, दिस हेक्साबाइट, देन जेटाबाइट, ये एक जेड हटा देना, देन योटाबाइट। फिर थोड़ा मेजरमेंट देखो इनका कि 1 KB 1 किलोबाइट इक्वल टू होता है 102 बाइट्स, ये जो अभी हमने देखा दिस इज द बाइट। फिर ऐसे ही आपको क्या करते जाना है कि पीछे करते जाना है, जैसे कि 1 MB, अब 1 MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1024 KB, और यदि आपसे 1 GB पूछे तो इसके पीछे क्या आता है MB आता है, तो क्या लिखना 1024 MB, है ना। तो थोड़ा सीक्वेंस बस याद रखना है इसका कि पहले KB आता है, देखो सबसे पहले आता है यहाँ पर बाइट, फिर आ जाता है हमारा KB, फिर आ जाएगा आपका MB, फिर आ जाएगा GB। तो ये क्या होता है 102 बाइट, फिर 1024 किलोबाइट, है ना, KB, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1024 MB, ऐसे याद रखना है ना। देन टाइप्स ऑफ मेमोरी कौन कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी, कैश मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, देखो प्राइमरी मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ रीड और राइट ऑपरेशंस होते हैं। दो टाइप की प्राइमरी मेमोरी होती है, एक होती है रैम, दूसरी होती है रोम। जो रैम है अभी हमने देखा था, जो सारे आप इनपुट देते हो, है ना, वो कहाँ स्टोर होते हैं, वो होते हैं आपकी रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। और दूसरी होती है रैम, इट इज द रीड एंड ओनली मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी रैम और रोम, तो कंप्यूटर जो सीपीयू है, सीपीयू प्राइमरी मेमोरी से इंटरेक्ट करता है टू परफॉर्म द रीड एंड राइट ऑपरेशंस। एंड जो हमारा रैम है, सॉरी, जो हमारा रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, क्यों, क्योंकि उसको पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, अभी हमने पढ़ा था। एंड जो यदि आप आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया है, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपने, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मतलब जो आपने ऐप वगैरह चालू किए हैं, तो वो प्रोग्राम और वो जो डेटा है वो लोड कहाँ होता है, रैम में, फॉर द प्रोसेसिंग। मतलब आपने कोई ऐप पे क्लिक करा है, ठीक है, थोड़ी देर बाद ओपन होता है, उसका मतलब ये है कि वो रैम में अभी प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द मेन मेमोरी। ये फास्टर होती है सेकेंडरी मेमोरी से और स्टोरेज डिवाइसेस से। फिर जो रैम, अभी हमने पढ़ लिया रैम, देन वी हैव द रोम। रोम क्या होता है, रोम होती है नॉन वॉलेटाइल, रैम क्या होती है वॉलेटाइल। ये थोड़ी सी फास्टर परमानेंट स्टोरेज होती है, बट रैम से फास्टर नहीं होती है। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है रोम का ये है कि ये स्टार्टअप प्रोग्राम जो बूट लोडर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो इस मेमोरी में लोड होता है। मतलब आपने, आई डोंट नो वेदर यू हैव समटाइम्स दिस बूटस्ट्रैप प्रोग्राम आपने देखा होगा कि थोड़ा कभी ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होने से पहले ये आपकी स्क्रीन पे दिखता है ना। तो वो जो बूट लोडर है वो कहाँ होता है, वो होता है रोम में, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो जाता है ना। तो रैम और रोम में थोड़ा अंतर देख लेते हैं। रैम क्या है, इट इज द टेम्पररी मेमोरी, और रोम क्या है, ये परमानेंट मेमोरी होता है। जो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट कैन बी प्रोसेस्ड और एक्सेस्ड, और जो रोम है, रोम कैन नॉट बी प्रोसेस्ड, इट कैन ओनली बी रेड। और जो रोम है, रोम का एक इम्पॉर्टेंट काम है कि जो बूटिंग इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के लिए उनको लोड करता है, उनको रखता है अपने पास में। और जो रैम है, जो इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमारे, उनको सेव करके रखता है। इसकी स्पीड रैम की हायर होती है, कॉस्ट भी हाई है। बाकी जो रोम है उसकी स्पीड भी लो है और उसकी कॉस्ट भी लो है। फिर अभी हमने क्या पढ़ लिया, प्राइमरी मेमोरी पढ़ लिया। फिर कैश पढ़ते हैं। कैश मेमोरी क्या होती है, देखो ये जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी उससे फास्ट होती है, बट कंप्यूटर प्रोसेसर से फास्ट नहीं होती है। टू सॉल्व दिस वी हैव लाइक, देखो अभी जो हमारा रोम है ना, और जो हमारा सीपीयू है, मतलब जो हमारा रैम है और जो हमारा सीपीयू है, उसके बीच में एक वेरी हाई स्पीड मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं कैश। किसके किसके बीच में होती है, याद रखना है, इट इज बिटवीन द सीपीयू एंड रैम। रैम और सीपीयू के बीच में होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो कैश है, जैसे मान लो आप सीपीयू से बहुत बार कोई बहुत ही फ्रीक्वेंट सा कोई डेटा एक्सेस करवा रहे हो, ठीक है, यू हैव गिवन सम इंस्ट्रक्शन कि भाई ये थोड़ा सा वो कर लेता है, जज कर लेता है कि कौन कौन सा डेटा आप, कौन कौन सी फाइल्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे हो, तो वो वाली फाइल्स आपकी रैम में पड़ी होंगी,
तो वो जो आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं, तो रैम से इसने देख लिया कैश ने कि आप ये फाइल फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इन फ्रीक्वेंटली एक्सेस फाइल की एक कॉपी रख लेगा अपने पास में, है ना, जिससे कि जब भी सीपीयू मांगेगा ये कैश उसको वो कॉपीज दे दिया करेगा, जिससे कि ये जो टाइम लैग है रैम और सीपीयू के बीच में वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, आपका कंप्यूटर फास्ट वर्क करेगा। तो होता क्या है कि जैसे यदि कैश में डेटा फाउंड हो जाता है तो वो कैश हिट कहलाता है, बाकी यदि नहीं फाउंड होता है तो कैश मिस कहलाता है। अभी हमने क्या पढ़ लिया, प्राइमरी कैश, और फिर अब आते हैं हम सेकेंडरी। देखो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ये नॉन वॉलेटाइल होती हैं, एंड जो कंटेंट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज इट नीड टू बी फर्स्ट ब्रॉट इनटू द मेन मेमोरी फॉर द प्रोसेसिंग। जैसे आप क्या करते हो कि आपने स्टोर कर दी सेकेंडरी स्टोरेज में कोई भी चीज़, तो पहले आपको उसको रैम में लेके आनी पड़ेगी, मतलब मेन मेमोरी में लेके आना पड़ेगा उसको, तब जाके सीपीयू उसको एक्सेस कर पाएगा, है ना। तो ये क्या होती है, ये मान लो कोई someone is in the sleeping state, बट कोई हायर अथॉरिटी उसको बुला रही है, ठीक है, तो हायर अथॉरिटी उसको बुला के लेके आएगी, until and unless the person is sleeping। यदि आपको नहीं आ रहा है एग्जाम्पल समझ में, तो आप तो ये याद रखिए कि जो सेकेंडरी स्टोरेज है, दिस इज द सेकेंडरी स्टोरेज, इसमें कोई भी चीज़ सेव होती है, और यदि सीपीयू उसको एक्सेस करना चाहता है तो इसको पहले जो हमारी मेन मेमोरी है उसमें आना पड़ेगा, फिर उसके बाद सीपीयू इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब इस ये सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी होती हैं, हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी, मेमोरी कार्ड। देखो पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डीवीडी सीडी, मेमोरी कार्ड, टेप ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं। फिर डेटा ट्रांसफर बिटवीन द मेमोरी एंड सीपीयू। देखो जो बहुत सारा डेटा ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, थोड़ा यहाँ पर देखो, वो बसेस के थ्रू होता है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये है कि जो हमारा डेटा बस है वो बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है ये, एक मिनट, हाँ ये बाई डायरेक्शनल होता है। एड्रेस बस और कंट्रोल बस हमारी यूनी डायरेक्शनल होती है। मतलब क्या, मतलब ये कि आप सीपीयू क्या कर सकता है कि वो डेटा मूव मूव भी कर सकता है, मतलब डेटा कैन मूव टू और भी कर सकता है, एंड मूव फ्रॉम मतलब ले भी सकता है और दे भी सकता है। यदि सीपीयू चाहे तो डेटा दे भी सकता है और ले भी सकता है। बाकी एड्रेस बस में तो क्या है कि दे आर यूनी डायरेक्शनल, मतलब आप सिर्फ सीपीयू से मेमोरी तक में जा सकते हो। तो डेटा बस में क्या होता है, डेटा बस में होता है ट्रांसफर एक्चुअल डेटा बिटवीन द सीपीयू, मेमोरी एंड अदर डिवाइसेस। इसमें जो डेटा है, दिस इज द सीपीयू एंड दिस इज द मेमोरी, तो इनके बीच में डेटा का आदान प्रदान होता है, ये होता है डेटा बस से। फिर आ जाता है हमारा एड्रेस बस। देखो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू एड्रेस बस के थ्रू जो भी मेमोरी में इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है उसका एड्रेस दे देगा कि यहाँ से जाके ये वाली इंफॉर्मेशन लेके आओ, ठीक है, ऐसा होता है। फिर कंट्रोल बस में क्या होता है, जो कंट्रोल बस है, कंट्रोल बस में इट कैरीज द कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल क्या होते हैं, कंट्रोल सिग्नल मतलब रीड करना है या राइट करना है इस पर्टिकुलर डेटा को, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सीपीयू और अदर डिवाइसेस के बीच में होता है ना, ये भी यूनी डायरेक्शनल होता है। तो याद रखना जो डेटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है। डेटा बस में हमने क्या देखा, यदि डेटा को ट्रांसफर करना है सीपीयू से मेमोरी में या फिर मेमोरी से सीपीयू में, तो डेटा बस का यूज करते हैं, ये बाई डायरेक्शनल होता है, सॉरी बाई डायरेक्शनल। फिर एड्रेस बस में जो भी मेमोरी है उसका इंफॉर्मेशन होता है, ये यूनी डायरेक्शनल होती है। कंट्रोल बस में कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं कौन कौन सी, जैसे क्या रीड करना है क्या राइट करना है, ये भी यूनी डायरेक्शनल होती है। देन बस सिस्टम, जो डेटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है, ये तीनों मिलके बनाते हैं हमारा बस सिस्टम, है ना। तो ये बस याद रखना है, दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फिर माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स जो सीपीयू है, सीपीयू को एक सिंगल माइक्रो चिप में लाना, उसी को माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। अब ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसमें क्या होता है, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, और इस इंटीग्रेटेड सर्किट्स में ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो रजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं और डायोड्स होते हैं। एंड इसी में क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड होते हैं। एक बार और बोलूँ मैं, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, ये क्या है, सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। इस इंटीग्रेटेड सर्किट में रजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं एंड डायोड होते हैं, एंड यही क्या कहलाता है, सीपीयू कहलाता है, जिसमें कि हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं।
ठीक है, आगे होगा माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं। अभी देखो माइक्रो प्रोसेसर्स की डिफरेंट जनरेशन है। जो फर्स्ट जनरेशन आया था इट वाज, ये चिप टाइप क्या था इसका, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था और मैक्सिमम पहले तो केबी में हुआ करता था। इसका एग्जांपल याद रखना है कि इंटेल 8080 और कोर इसका सिंगल था, है ना। फिर सेकेंड जनरेशन आया, सेकेंड जनरेशन 74 से लेके 80 में आया, ये भी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था, इसका साइज था एमबी में और इसका कोर भी सिंगल था। इसका एग्जांपल है Motorola 6800 and 8085 Intel. Then third generation it was a very large scale integration, 79 से 80 में आया ये। इसका मैक्सिमम मेमोरी साइज था 16 MB। इसका एग्जांपल है Intel 8086। फिर आया हमारा फोर्थ, इट वाज आल्सो वेरी लार्ज स्केल जनरेशन इसका। अब देखो MB से हम कहाँ आ रहे हैं GB पर, अब GB आ गया है, ठीक है। देन जो एग्जांपल था इसका Intel 80386 एंड Motorola 68030. Then fifth generation it is the super large scale integration, very very important, 1995 से अभी तक है। इसका 64 GB मैक्सिमम मेमोरी साइज है, कोर इसका मल्टी कोर है एंड पेंटियम, सेलेरोन एंड जियोन, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है, ये एग्जाम्पल्स याद रखना, ठीक है। देन फीचर्स क्या है माइक्रो प्रोसेसर्स के, देखो वर्ड साइज अभी बढ़ गई है, 16 बिट मिनिमम है और मैक्सिमम 64 बिट है। मेमोरी साइज अभी पहले 4 MB लगभग था, अब 16 हेक्साबाइट हो गया है, ठीक है। क्लॉक स्पीड पहले हर्ट्ज में थी, अब गीगा हर्ट्ज में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गीगा हर्ट्ज में अभी नापते हैं हम, है ना। कोर क्या हो गया, मल्टी कोर। माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं, देखो माइक्रो कंट्रोलर्स में CPU तो होता ही है एक चिप में, बाकी इनका खुद का मेमोरी जैसे रैम रोम इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, जिससे कि ये सेल्फ कंट्रोल हो सकें। जैसे कि आपने देखा होगा माइक्रोवेव, रिमोट कंट्रोलर, पेन ड्राइव, जो आपके वॉशिंग मशीन है, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट, जो डिजिटल कैमराज हैं और जो कीबोर्ड्स हैं, ये माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। फिर डेटा और इसका टाइप, डेटा 3 टाइप का होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो आपने देखा होगा ना, स्ट्रक्चर्ड मतलब कि एवरीथिंग इज इन द प्लेस, आपको कोई भी एडिशनल टास्क परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब कुछ चीजें आपकी स्ट्रक्चर्ड है एंड सम ऑफ द टास्क यू हैव टू परफॉर्म। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कि बिल्कुल ही बिखरा पड़ा डेटा, यू हैव टू अरेंज दैट डेटा फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, सो दिस इज द डेटा एंड इट्स टाइप्स। देन अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो। And till then revise this class multiple times and thank you so much. We'll study software in the next lecture.